हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक और कंसेप्चुअल डिस्कशन। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संविधान को वास्तविकता में बनने के पश्चात ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ब्रिटेन की क्वीन के रेटिफिकेशन की आवश्यकता थी, यानी कि हमें अपने संविधान को बनाने के पश्चात क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजना इसेंशियल था और ये इसेंशियल जो है ये हमें करने की आवश्यकता भी थी, पर ऐसा करा नहीं गया था। तो कैसे ये एक लीगल फॉर्म में जस्टिफाइड होता है, यानी कि भारतीय संविधान को क्वीन एलिजाबेथ के फ्रांसिस के जो हस्ताक्षर थे इनकी आवश्यकता थी, पर ये हस्ताक्षर हमने कराए नहीं और हमारा संविधान फिर भी लीगली 100% जो है वो वैलिडेट है, एक्सेप्टेड है और हम उसे जो है वो फॉलो करते हैं। यानी कि एक अगर मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करूं तो समझिएगा, अगर मैं इस प्रकार से एक पेज में उठाकर ये लिख दूं कि मैं इस जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि मैं वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं और मैं ये आदेश देता हूं कि वाराणसी में आने वाले 20 दिनों तक, आने वाले 10 दिनों तक, 5 दिनों तक जो है वो धारा 144 लागू रहेगी, कर्फ्यू लगा रहेगा। तो क्या मेरे अपने हाथों से या टाइप कराकर लिख देने पर वाराणसी में धारा 144 लागू होगी? आंसर इज नो। यानी कि उस पेपर पर केवल लिख देने से कि भारत जो है वो इस प्रकार से चलेगा, हमारी शासन प्रणाली इस प्रकार से होगी, इलेक्शन इस प्रकार से होंगे, ये फंडामेंटल राइट्स होंगे, ये डीपीएसपी होंगे और ये सारी चीजें होंगी, केवल एक पेपर पर लिख देने से क्या ये भारत का संविधान बन जाता? आंसर इज नो। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे लिख देने पर जो है वो उस स्थान पर धारा 144 नहीं लगेगी। अब इस चीज में अगर मैंने एक पेपर पर लिखा लेकिन उस पेपर पर वास्तविकता में उस जिले के असली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हस्ताक्षर हो जाएं, तब के समय आप पाएंगे कि उस जिले में जो है वो धारा 144 लागू हो जाएगी, कर्फ्यू लागू हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार से आप समझिए कि भारतीय संविधान को बिल्कुल सेम लॉजिक से ब्रिटेन की क्वीन के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन की पार्लियामेंट या आप कह लीजिए पार्लियामेंट का हेड ऑफ स्टेट जो है वो, ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्वीन एलिजाबेथ थी। तो क्वीन एलिजाबेथ के हस्ताक्षरों की उसी प्रकार से आवश्यकता है जिस प्रकार से एक जिले में धारा 144 लगाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। और अगर आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से मैंने जो है इसे फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, हम इसे समझेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रोसीजरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने किस प्रकार से निकाला, किस प्रकार से इस चीज को डील करा। अब इसे हम समझना स्टार्ट करें उसके पहले याद रखिए कि आप सभी के पास देखिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप यूपीएससी के एक्चुअल एस्पिरेंट हैं और अपने आप को देखते हैं कि हम अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्वालिफाई कर लें, तो मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा, याद रखिए कि जो स्टडी IQ है इसके P2I बैचेस में बैच नंबर 3 जो है और बैच माफ कीजिएगा बैच नंबर 4 जो है वो हिंदी माध्यम में ये लॉन्च हो चुका है। आपके लिए इस कोर्स को प्रिवेल करना कितना इंपॉर्टेंट है आप केवल इस बात से समझ सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में समझाया है। वास्तविकता में अगर मैं आपसे कहूं तो इस प्रकार से आप इसे समझ पाएंगे कि ये आपका जो है बैच की स्टार्टिंग डेट है, ये बैच की एंडिंग डेट है और आप अलग अलग वैलिडिटीज में इसे जो है वो एंजॉय कर पाएंगे, इसे परस्यू कर पाएंगे, इसके माध्यम से प्रिपरेशन कर पाएंगे। याद रखिए कि इसी जर्नी के दौरान आपको जो है वो देखने को मिलेगा आपके यूपीएससी का प्री, और इस चीज को समझिएगा कि इस प्री के प्रायर हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो ब्लैक लाइन है दिस यूज्ड टू इंडिकेट कि आपकी नॉर्मल क्लासेस चल रही होंगी और आप जो है वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन साथ में एक डिफाइंड टाइम के पहले आपका जो है वो प्री का सारा सिलेबस एक क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। और ये याद रखिए ये क्रैश कोर्स कहलाता है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो ये आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगा, यानी कि जो डेट मैंने आपको बताई उस डेट के प्रायर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये जो है इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। समय आने पर आप पाएंगे कि फिर अलग से इसे ज्वाइन करने की आवश्यकता होगी, ये क्रैश कोर्स जो है फिर अलग से प्री के पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। पर अगर आप अभी इसे जो है वो ज्वाइन करते हैं तो ये इसमें इंक्लूडेड है, आपको कोई कॉस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम के तहत आपको प्री के कुछ महीने पहले
पूरा सिलेबस एक बार जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब इसी के साथ आप देखिए, अगर आपका, और ये मेरा विश्वास है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं या फिर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका जो यूपीएससी का प्री है ये क्वालिफाई होगा, और इस बैच का पार्ट होने पर आपको जो है वो सेकंड जो डायमेंशन है इसका फायदा मिलेगा, विच इज एमआरपी प्रोग्राम। याद रखिए, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इसके तहत जो है वो स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर आपको जो है आगे की यूपीएससी मेंस की जर्नी कंप्लीट कराएगा, सारा गाइडेंस होगा, टीचर से आप 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। और साथ ही ये याद रखिए कि इसके पश्चात जो है वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जस्ट अ सेकेंड, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसके तहत आपको जो है वो इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन स्टडी आईक्यू कराएगा। और मैं स्पष्ट कर दूं, इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई कॉस्ट देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही मैं बेहतर तरीके से इस चीज को फील करता हूं, और आप सभी इस चीज को जानते भी हैं कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो करंट अफेयर है। देखिए बच्चे, ये एकदम स्पष्ट चीज है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में काफी समस्या होती है, और यूपीएससी में हिंदू से करंट अफेयर आते हैं। करंट अफेयर का एक मेजर रोल होता है यूपीएससी में। अब अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो अलग अलग स्थानों पर परेशान होकर चीजों को समझने की आपको इतना समय देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट है, इस चीज को समझिएगा, अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी ये, बिकॉज इसमें जो है वो आपके लिए करंट अफेयर प्रोग्राम इंक्लूडेड है। यानी कि आपको डेली एक करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा जिसको आपको डाइजेस्ट करना है। आपको फिर किसी भी प्रकार के स्कैवेंजिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है एक ही स्थान पर सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई भी अखबार या ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप उस चीज को ओवरकम इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो आप सोच कर देखिए, इतनी सारी चीजें, ये सारी जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको एक ही स्थान पर मिलेगी। और मैं ये जेन्युइनली आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी को अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज समय के साथ 24 के लिए जो आपका ड्यूरेशन है ये कम होता जाएगा। तो ये बैचेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। फाइन, अगर आप इसे इस कॉस्ट पे प्रिवेल करना चाहते हैं तो आप फैकल्टी कोड का यूज करें। अगर आप फैकल्टी कोड यूज नहीं करते हैं तो बस इतना होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होगी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करें, आपके पास ये कोड है, दिस इज माय कोड, आप जो है वो फैकल्टी कोड को, ये AK लाइफ कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो है ये इस कॉस्ट पर, विच इज 24,999, इस कॉस्ट पर आपको जो है ये प्रिवेल मिल जाएगा। फाइन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका जरूर लाभ उठाएंगे और अपने जो जर्नी है उसे बेहतर तरीके से प्ले करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, और अगर मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा था उसी को कंटिन्यू करूं तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान के साथ एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम थी। अब इसको समझना स्टार्ट करिए और ध्यान से देखिए। याद रखिए, भारतीय संविधान के साथ एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी भाई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वास्तविकता में ब्रिटेन की क्वीन के रेटिफिकेशन की आवश्यकता थी, हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकला? तो आप समझिए कि आपने जो है वो पहले इसे समझना होगा कि भारतीय संविधान को बनाया किसने है। भारतीय संविधान को बनाया था भारत की संविधान सभा ने, और ये संविधान सभा का गठन किसने करा था? तो इस चीज को समझिएगा कि काफी लॉजिकल है कि भारत की संविधान सभा का गठन का फॉर्मूला जो है वो ब्रिटेन से आए हुए कैबिनेट मिशन ने दिया था, और इस कैबिनेट मिशन को हेड कर रही थी ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन के अंदर एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के पीएम थे क्लीमेट एटली, और क्लीमेट एटली की गवर्नमेंट ने भारत में अपना कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसने जो है भारत के जो संविधान है उसके गठन के लिए एक सभा का निर्माण करा था। यानी कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटेन से आए हुए एक कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। और ये जो कैबिनेट मिशन था ये इन ऑल टोटल लास्टली ब्रिटेन की संसद के लिए, और ब्रिटेन की संसद का हेड ऑफ स्टेट बाय डिफॉल्ट जो है वो कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिनकी अभी जो है वो कुछ समय पहले मृत्यु हुई। फाइन, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, जिन क्वीन की, जिन महारानी की जो है वो मृत्यु हुई है अभी से कुछ समय पहले, वो जो थी वो उस समय क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ही ब्रिटेन की क्वीन थी। अब इस चीज को समझिए कि इनके हस्ताक्षर होने थे भारत के संविधान पर, और अब अगर भारत को यह चाहिए था कि इतने सालों के, इतने वर्षों के जो गुलामी का राज रहा था, इसे ओवरकम करने के बाद
जो हम अपने सपने को पूरा कर रहे थे, विच इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, विच इज अ लोकतांत्रिक देश, अब इस देश की नींव के साथ जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन रहा था, उसके बेस में, उसकी रूट में, उसके सोल में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस सोल पर, उस रूट पर जो है वो ब्रिटेन की क्वीन के हस्ताक्षर होना, ये हमारे गुलामी के राज का इंडिकेटर था। ये जो गुलामी के राज का इंडिकेटर था, इसको ओवरकम करने के लिए हमारी संविधान सभा और खासकर अंबेडकर, याद रखिए अंबेडकर, आई कैन डेफिनेटली से कि आप, हो सकता है अंबेडकर को पसंद करें, हो सकता है आप कुछ इश्यूज पर, कुछ डायमेंशंस पर डिसएग्री हो, बट ये याद रखिए अंबेडकर वाज अ ग्रेट पर्सन। फाइन, इन्होंने जो फॉर्मूला निकाला था, इन्होंने जो तरीका निकाला, याद रखिए काफी रिवॉल्यूशनरी था। और अगर मैं कहूं, ये जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम थी, 200%, इस लीगल प्रॉब्लम का 200% सोल्यूशन निकाला था अंबेडकर ने। और वो कैसे निकला तो उसको आप सभी जानते हैं। याद रखिए, इसे जो है आप प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। समझिएगा कि अंबेडकर ने क्या ये फॉर्मूला निकाला। ये फॉर्मूला बेसिकली था, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा को कैबिनेट मिशन ने बनाया, कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन की संसद ने बनाया, और ब्रिटेन की संसद अगर क्वीन एलिजाबेथ के लिए आंसरेबल है, तो ये वही लॉजिक है जो ये कहता है कि भारतीय संविधान को वास्तविकता में ब्रिटेन के पास रेटिफिकेशन के लिए जाने की आवश्यकता है। पर ये रॉन्ग है। अंबेडकर ने कहा क्वाइन का दूसरा साइड देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। और दूसरा पहलू क्या है? तो दूसरा पहलू यह है कि भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया नहीं गया था। भारतीय संविधान वास्तविकता में संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जो कि भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। यानी कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति का निर्वाचन हुआ था। अर्थात भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई संविधान सभा से नहीं बना था। भारतीय संविधान उस संविधान सभा से बना था जो संविधान सभा भारतीयों ने चुनी थी। अब इसे लीगल टर्म्स में किस प्रकार से समझाया जाएगा, तो समझिए कि एक डॉक्यूमेंट है। इस प्रकार से अगर मैं इसे समझाऊं, ध्यान से देखिएगा, यह एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट पर अगर हम चाहते हैं कि जो, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं कहूं ये एक डॉक्यूमेंट है और हम चाहते हैं इसका लीगल वैलिडेशन हो, तो याद रखिए इसके लीगल वैलिडेशन हेतु हमें ब्रिटेन की क्वीन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें ब्रिटेन की क्वीन के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। हमें भारतीयों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। और भारतीयों के हस्ताक्षर कहां और कैसे होंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भारतीयों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? संविधान सभा। तो संविधान सभा के जो लोग हैं, इनके हस्ताक्षर भारतीयों के हस्ताक्षर होंगे और इसका लीगल वैलिडेशन होगा एक लाइन। और ये लाइन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान को ओपन करते ही इसकी समरी सबसे पहले दिखाई देती है, विच इज क्या? विच इज एक्चुअली प्रिएम्बल, या आप कहें प्रस्तावना। और प्रस्तावना की पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist and democratic nation। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु तथा इसके समस्त नागरिकों को। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन को बेहतर तरीके से समझिए। इसमें लिखा है हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय संविधान को जहां पर अपने लीगल वैलिडेशन के लिए क्वीन की सोर्स ऑफ पावर यानी कि हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, इसे हमने ओवरकम करा कि संविधान सभा वास्तविकता में क्वीन एलिजाबेथ के बोलने पर नहीं बनी थी। संविधान सभा वास्तविकता में भारतीयों के कहने पर बनी थी। यानी कि सोर्स ऑफ पावर यानी कि शक्ति का स्रोत, वो जो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर क्वीन का नहीं है। शक्ति का स्रोत, या मैं कहूं वो सिग्नेचर, वो भारतीयों का होगा। वो अटेस्टेड करना, वो ताकत देना, एक कागज पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम लिखकर केवल लिख देने से वो कागज वैलिडेट नहीं होता जब तक उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हस्ताक्षर ना हो। याद रखिए कि आपकी प्रिएम्बल, या मैं कहूं जो संविधान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हमें अपने संविधान को अगर क्वीन एलिजाबेथ के पास रेटिफिकेशन के लिए नहीं भेजना है और गुलामी का एक बड़ा सा सिंबल उसमें ऐड नहीं करना है, तो इसका सिर्फ एक जो है वो लीगल सोल्यूशन है। और द लीगल सोल्यूशन इज, इसका सोर्स ऑफ पावर ना कि ब्रिटेन की क्वीन के हस्ताक्षर हो, इसका सोर्स ऑफ पावर या वैलिडेशन का स्ट्रेंथ, इसे भारतीयों के हस्ताक्षर से निकाला जाए। और यही कारण है
कि हमने अपने संविधान में प्रस्तावना जोड़ी। अब इस चीज को समझिए कि प्रस्तावना वास्तविकता में केवल संविधान की समरी नहीं है, हमारी एक बड़ी समस्या का समाधान था। और यह समाधान बेसिकली हमारी प्रारूप समिति, हमारी संविधान सभा के द्वारा जो है ये बनाया गया था। इसे हमने अडॉप्ट यूएसए से करा था, लेकिन इसमें बहुत सारे अदर चेंजेस के साथ। तो आई थिंक आपके लिए ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आप इससे बहुत सारी नई चीजें समझ पाए होंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार से किसी टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं करेक्टली आपको कहूं तो सभी के जो है वो कमेंट मैं खुद रीड करता हूं, और अगर उसमें कोई ऐसा टॉपिक आप सजेस्ट करते हैं जिस पे डेफिनेटली हम वीडियो बना सकते हैं, मैं केपेबल हूं कि आप तक उसका क्वालिटी कंटेंट पहुंचा पाऊं, तो डेफिनेटली विल यूज टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।